एक ज़माने की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस परवीन बाबी की 4 अप्रैल को 70वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। दीवार, अमर अकबर एंथनी, द बर्निंग ट्रेन, शान, कालिया, नमक हलाल जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही परवीन की निजी जिंदगी बेहद दर्दनाक थी। परवीन करियर के पीक पर थी जब उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी हो गई थी। उन्होंने अपनी बीमारी दुनिया से राज रखना चाहिए, लेकिन समय के साथ उनके बदलते बिगड़ते रवैये ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कभी परवीन बाबी कहती थी कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें किडनैप कर उनके गले में चिप लगा दी है, तो कभी वे पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और प्रिंस चार्ल्स जैसी इंटरनेशनल हस्तियों पर हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाती थी। यहाँ तक कि परवीन बाबी को न्यूयॉर्क के पागल खाने में भी रखा गया था। बीमारी के चलते परवीन इंडस्ट्री से दूर हो गई और अकेलेपन में समय गुजारने लगी। जब 2005 में फ्लैट में उनकी 3 दिनों से सड़ती हुई लाश मिली तो बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। तो कैसे हुई उनकी खूबसूरत जिंदगी की दर्दनाक अंत, चलिए जानते हैं। आज से ठीक 70 साल पहले वली मोहम्मद खान के घर जूनागढ़ में बेटी परवीन बाबी का जन्म हुआ था। उनका परिवार जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखता था। परवीन बाबी का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ था। यही वजह रही कि उन्हें बचपन से ही नाजों से पाला गया था। परवीन महज 5 साल की थी जब उनके पिता वली मोहम्मद की मृत्यु हो गई। ऐसे में उनकी मां जमाल बख्ते बाबी ने अहमदाबाद में अकेले रहते हुए उनकी परवरिश की। माउंट कार्मल हाई स्कूल से पढ़ने के बाद परवीन ने सेंट जेवियर कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल की। परवीन बाबी कम उम्र से ही बेहद बोल्ड थी। मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम सिगरेट पीने वाली परवीन अक्सर लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। यही वजह रही कि महज 28 साल की उम्र में परवीन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। एक दिन उस दौर के पॉपुलर फिल्म मेकर B.R. इशारा अहमदाबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। परवीन भी शूटिंग देखने पहुंची थी। जब शूटिंग ब्रेक हुआ तो मिनी स्कर्ट पहनकर पहुंची परवीन सेट से बाहर खड़ी होकर सिगरेट पीने लगी। इसी बीच उन पर B.R. इशारा की नज़र पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने फोटोग्राफर से कहा, जाओ उस लड़की की इजाज़त लेकर उसकी कुछ फ़ोटो क्लिक कर लाओ। फोटोग्राफर गया और परवीन ने तस्वीर खींचने की इजाज़त दे दी। B.R. इशारा को वो तस्वीरें इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने तुरंत परवीन को बुलाकर पूछा, मेरी फिल्म में काम करोगी? परवीन ने उन्हें बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, कहानी पसंद आई तो ज़रूर करूँगी। जवाब सुनकर B.R. इशारा दंग रह गए कि कैसे एक यंग लड़की में इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है। उन्होंने तुरंत परवीन को अपनी आने वाली फिल्म चरित्र की कहानी सुनाई, जो परवीन को पसंद आ गई। इस तरह परवीन को उनके करियर की पहली फिल्म चरित्र मिल गई। परवीन बाबी की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन उनकी खूबसूरती और एक्टिंग से इम्प्रेस होकर कई फिल्म मेकर उन्हें फिल्में ऑफर करने लगे। 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर परवीन की दूसरी फिल्म थी, जिससे वो देश भर में पहचानी जाने लगी। इसके बाद आगे उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में बार डांसर का रोल प्ले कर खुद को इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर लिया। परवीन बाबी अब फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमा चुकी थी। परवीन बाबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी डेंजोंगपा से रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रही, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद 1977 में महेश भट्ट उनका सहारा बने। महेश भट्ट पहले से शादीशुदा थे, हालांकि इसका उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। अब परवीन के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। एक्टिंग, पैसे, स्टारडम सब उनके पास था। परवीन बाबी अपने करियर के पीक पर थी, लेकिन तभी बॉलीवुड में खबर फैलने लगी कि वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। कई बार परवीन बाबी से उनकी बीमारी पर बात की गई, लेकिन हर बार उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इंडस्ट्री के लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। बता दें कि पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया एक लाइलाज बीमारी है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि उसके आसपास के लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीमारी को कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन क्योर नहीं। परवीन बाबी ने कभी कबूल नहीं किया कि उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है, हालांकि उनके अजीबोगरीब बयान और बदला हुआ बर्ताव सब कुछ साफ कर रहा था। परवीन बाबी की बीमारी के गवाह महेश भट्ट थे, जो उनके साथ रिलेशनशिप में थे। उनकी मौत के बाद महेश भट्ट ने फिल्मफेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते और कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, हमारा रिश्ता 1970 में शुरू हुआ था, जब परवीन अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। हम साथ रहने लगे थे, लेकिन एक दिन अचानक बुरी कहानी शुरू हो गई। 1979 की एक शाम में उनके घर पहुंचा तो देखा
कि उनकी बुजुर्ग माँ जमाल भाभी कॉरिडोर में सहमी हुई खड़ी है। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, देखो परवीन को क्या हुआ। मैं अंदर गया तो देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से परफ्यूम की बोतलें रखी हुई है और परवीन फिल कॉस्ट्यूम में पलंग और दीवार के बीच दुबकी बैठी है। वो कांप रही थी और उनके हाथ में एक चाकू था। मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बात मत करो। इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी है। वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया और कुछ देर में परवीन मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उनकी माँ निराशा के साथ मुझे देख रही थी। उनकी आंखें बता रही थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। परवीन की हालत देख महेश भट्ट समझ चुके थे कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। महेश परवीन को लेकर कई नामी डॉक्टर्स के पास गए। पहले तो परवीन को मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे बात नहीं बनी तो डॉक्टर्स ने उन्हें शॉक थेरेपी देने को कहा। हालांकि महेश भट्ट ने इससे इनकार कर दिया। परवीन अपने आसपास की हर चीज पर शक करती थी। एक दिन उन्होंने महेश से कहा था कि उनके कमरे में लगे एयर कंडीशनर में एक चिप लगाई गई है। परवीन का वहम दूर करने के लिए महेश भट्ट ने पूरा एयर कंडीशनर खुलवा कर दिखाया, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी। एक दिन महेश भट्ट और परवीन भाभी अपने दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति से मिलकर लौट रहे थे। परवीन ने रास्ते में ही चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगी, कार में बम है और मुझे बम का अलार्म सुनाई दे रहा है। ये कहते ही वे चलती कार से उतरने की कोशिश करने लगी। रास्ते में लोगों को लग रहा था कि परवीन और उनकी लड़ाई हो रही है। तमाशा बनने लगा तो महेश भट्ट ने उन्हें टैक्सी से घर पहुंचाया था। परवीन भाभी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। महेश भट्ट को उनके डॉक्टर ने सलाह दी थी कि जब तक परवीन की हालत नहीं सुधरती उन्हें फिल्मी दुनिया से दूर रखा जाना चाहिए। महेश भट्ट ने डॉक्टर की बात मान ली और 1979 में वो खुद भी परवीन के साथ मुंबई छोड़कर बेंगलोर शिफ्ट हो गए। जब बेंगलोर जाने के बाद भी परवीन की हालत में सुधार नहीं आया तो डॉक्टर्स ने महेश भट्ट को उनसे दूर रहने की सलाह दी। महेश भट्ट ने वही किया और वो परवीन को छोड़कर मुंबई लौट आए। वो मुंबई में रहकर ही डॉक्टर से संपर्क कर परवीन की मदद करते रहे। एक दिन परवीन ने डॉक्टर से कहा कि वो वापस मुंबई लौटकर फिल्मों में काम करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। कुछ दिनों तक अलग रहने के बाद एक दिन महेश भट्ट परवीन से मिलने बेंगलोर आए थे। परवीन से मिलते ही उन्हें एहसास दिला दिया कि वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहती। परवीन भाभी की बिगड़ती हालत के कारण धीरे धीरे उनके और महेश भट्ट के रिश्ते में खटास आने लगी थी और आखिरकार 1980 में महेश भट्ट ने परवीन भाभी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। इस अलगाव के बाद परवीन ने इलाज कराना भी बंद कर दिया और मुंबई आकर फिर फिल्मों में काम करने लगी। परवीन भाभी साल 1983 में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के बीच ही 30 जुलाई 1983 को परवीन गायब हो गई। उन्होंने इस बारे में न किसी को जानकारी दी थी और न ही किसी को कोई खबर दी थी। लोगों ने उनका पता लगाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। इस दौरान खबरें उड़ी कि परवीन भाभी पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नज़र थी और वह लोग उन्हें उठा ले गए हैं। एक्ट्रेस की कई फिल्में उनकी नामौजूदगी में ही रिलीज की गई। इसके बाद साल 1984 में परवीन भाभी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया और पागल खाने में बंद करवा दिया। परवीन भाभी एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव कर रही थी। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछताछ की तो वो अपनी पहचान तक नहीं बता सकी। उन्हें हथकड़ियां पहनाकर पागलों के साथ बंद कर दिया गया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद जैसे ही इंडियन काउंसिल के अधिकारी उनके पास पहुंचे तो परवीन मुस्कुरा रही थी, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। 6 साल बाद नवंबर 1989 में परवीन वापस मुंबई लौट आई। सफाई में उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति के साथ दुनिया भर में घूमकर अध्यात्म की राह पर चल रही थी। उन्होंने कुछ साल कैलिफोर्निया में भी गुजारे थे। वापस लौटकर परवीन ने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। साल 1988 में परवीन को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शान में कास्ट किया गया था। एक दिन फिल्म का टाइटल सॉन्ग शूट हो रहा था कि तभी परवीन ने शोर मचाते हुए शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने कहा कि सेट पर उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। उन्होंने को स्टार अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर झूमर गिरवाने वाले थे। परवीन के संगीन आरोप सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। शूटिंग रुक गई और परवीन घर चली गई। साल 1989 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में परवीन ने कहा था, अमिताभ बच्चन सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर है, वो मेरी जान के पीछे है। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप किया और एक आइलैंड में रखा, जहां उन्होंने सर्जरी कर मेरे कान के नीचे एक चिप लगाई है। इस इंटरव्यू के साथ परवीन की तस्वीर आई जिसमें उनके कान के नीचे कट था। यह सिलसिला यही नहीं रुका।
अमिताभ बच्चन के बाद परवीन ने बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, यूएस गवर्नमेंट से जुड़े कई नामी लोगों के खिलाफ केस फाइल किया। परवीन का कहना था कि ये लोग उनकी जान लेना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते केस बंद कर दिया। सालों बाद परवीन बाबी तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने कहा कि उनके पास संजय दत्त और 1993 में हुए सीरियल बम धमाकों से जुड़े पुख्ता सबूत हैं। 2002 में परवीन बाबी ने एक एफिडेविट फाइल कर कहा था कि उनके पास संजय दत्त के खिलाफ सबूत है। उन्हें सुनवाई के लिए कोर्ट बुलाया गया, लेकिन वहां वो पहुंची नहीं। बाद में उन्होंने कहा, अगर मैं वहां आती तो मेरी हत्या कर दी जाती। परवीन जुहू स्थित फ्लैट में अकेले रहा करती थी। वो लोगों से सिर्फ कॉल के जरिए संपर्क करती थी। जब भी उनके पास कॉल आते थे तो वो कहती थी कि उनका कॉल सर्विलेंस पर है, जबकि परवीन खुद सारे कॉल रिकॉर्ड करती थी। परवीन बाबी एक सिजोफ्रेनिक इंसान थी, जिसके कारण उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि लोग उन्हें मारना चाहते हैं। इस बीमारी के कारण परवीन को लोगों ने सिरफिरा समझना शुरू कर दिया और उनसे दूरियां बना ली। इसके बाद परवीन अपने मुंबई स्थित पेंट हाउस में अकेले रहने लगी। उन्होंने लोगों से भी मिलना बंद कर दिया। तारीख 22 जनवरी 2005। परवीन बाबी के अपार्टमेंट के बाहर दूध के पैकेट और अखबार जमा हो रहे थे। दरवाजे पर ताला भी नहीं डला था। वो आमतौर पर रोजाना अखबार और दूध समय पर उठा लिया करती थी, लेकिन उस दिन पड़ोसियों ने गौर किया कि परवीन कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली है। जब पड़ोसियों ने पास जाकर जानने की कोशिश की तो फ्लैट से सड़न की बदबू आ रही थी। वो दुर्गंध इतनी तेज थी कि कोई दरवाजे के पास सांस नहीं ले पा रहा था। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी और जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। अपने जमाने की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस परवीन बाबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। शरीर सड़ रहा था और कमरे में इतनी दुर्गंध थी कि कोई सांस नहीं ले पा रहा था। कमरा पूरी तरह बेतरतीब था और बिस्तर के पास एक व्हील चेयर पड़ी थी। परवीन बाबी की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी, जिससे उनका शरीर सड़ चुका था। खबर मिलते ही बिल्डिंग के नीचे मीडिया जमा हो गई, लेकिन वहां उनका कोई रिश्तेदार नहीं था जो इनकी बॉडी को क्लेम करे। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह 22 जनवरी 2005 का दिन था जब वो एयरपोर्ट पर थे। हैदराबाद से वापस आते हुए इनके फ़ोन में एसएमएस की बाढ़ आ गई थी। एक मैसेज खोला तो पता चला कि परवीन की मौत हो चुकी है। वह अपने अपार्टमेंट में मरी हुई मिली थी। उनके लिए यकीन करना मुश्किल था। साथ ही उन्हें पता चला कि उनकी डेड बॉडी कूपर अस्पताल में है और कोई रिश्तेदार बॉडी क्लेम करने नहीं पहुंचा। इसलिए महेश भट्ट ने स्वयं उसकी जिम्मेदारी ली। मौत से चंद महीनों पहले परवीन क्रिश्चियन हो चुकी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाजों से हो। परवीन के अंतिम संस्कार में उनके कुछ दूर के रिश्तेदार पहुंचे थे, जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम रीति रिवाजों से किया। उन्हें जुहू के सेंटा क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि परवीन की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई थी। उनके पेट में अन्न का एक कतरा भी नहीं मिला, लेकिन शराब के ट्रेसेस जरूर मिले थे। परवीन के शरीर में सबसे ज़्यादा सड़न उनके पैर में थी। पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी थी। पैर सड़ने के कारण परवीन बाबी शायद चल नहीं पाती थी। यही कारण था कि उनके बिस्तर के पास एक व्हील चेयर थी। परवीन बाबी की मौत के 18 सालों बाद भी उनका जुहू स्थित फ्लैट खाली है, जहां उनका शव मिला था। इस फ्लैट की कीमत 15 करोड़ रुपए है और किराया 4 लाख रुपए। 2014 में एक शख्स ने ये फ्लैट किराया पर लिया जरूर था, लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल करने पर उसे फ्लैट से निकाल दिया गया। इसके बाद से ही कोई उस फ्लैट में नहीं रहना चाहता। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लोग उस घर में रहने से डरते हैं। कुछ लोग फ्लैट देखने आते जरूर हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यह फ्लैट परवीन बाबी का है और यहीं उनकी मौत हुई है, तो वो डर जाते हैं। यह फ्लैट आज भी खाली है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री राम।